So hello everyone, my name is Dhruv Sharma and welcome to EduRates। और आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जितना भी फार्मूला है क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें जितने भी फार्मूले हैं मैं उसको एक जगह जमा करके मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो जो पहला फार्मूला है आपका वो है फ्राइडेज फर्स्ट लॉ से। तो आपको पता होगा फ्राइडे का जो फर्स्ट लॉ है वो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे उसने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की पहचान क्या है कि एक ही सॉल्यूशन में दोनों है ना डिप होगा। जैसे कैथोड, एक ही सॉल्यूशन में कैथोड भी होगा और एक ही सॉल्यूशन में क्या होगा, एनोड भी होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि कैथोड पे कौन डिपॉजिट होता है, ऑफ कोर्स मेटल कैथोड पे क्या होता है, जाके डिपॉजिट होता है, क्योंकि मेटल पॉजिटिव होता है। तो कैथोड यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो मेटल यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है और मेटल यहाँ पे आके क्या होता है, डिपॉजिट होना शुरू होता है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी चालू रहती है तब तक मेटल यहाँ पे आके क्या होता है, डिपॉजिट होते रहता है। तो फ्राइडे का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जो मास है सब्सटेंस का, जो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, या आप बोल सकते हैं चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पे क्यू चार्ज है, तो हम लोग दोनों ही बोल सकते हैं कि जो मास होगा हमारा, मास को मैंने यहाँ पे W से रिप्रेजेंट किया है और किसी किसी बुक में मास को वहाँ पे M से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड Q हियर रिप्रेजेंट्स द चार्ज। ठीक है, तो W इज इक्वल टू, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, और कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, Z कांस्टेंट है। Z क्या है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो W इज इक्वल टू Z इंटू क्या हो जाता है, Q इज चार्ज। ठीक है, और आपको पता है जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, शायद आपने अपने क्लास 10th में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, कि करंट जो होता है वो होता है चार्ज Q अपॉन टी। तो Q हो जाएगा आपका I इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो Q यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका I इंटू टी। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये जो Q है इसको हम लोग यहाँ पे I इंटू टी भी करके लिखते हैं। ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZI T। सही है, और यहाँ पे Z जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का भी वैल्यू होता है जो अभी हम लोग देखेंगे नीचे। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है Z, ठीक है, Z यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आइए ज़रा सा हम लोग पहले फ्राइडे को डिफाइन करते हैं। 1 फ्राइडे क्या होता है। सो 1 फ्राइडे को इस तरीके से डिफाइन किया गया कि एक फ्राइडे में 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल कितना होता है आपको पता है, 6.022 10 टू द पावर 23, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको नियरली वैल्यू आएगा 96,500 कूलम, दैट इज इक्वल टू 1 फैराडे। तो यहाँ पे जो 1 फैराडे हमने क्या लिया है, चार्ज लिया है। 1 फैराडे हमने यहाँ पे क्या लिया, चार्ज लिया। अगर हम 1 फैराडे यहाँ पे चार्ज लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 1 फैराडे में अभी मैंने बताया 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट करता है इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, तो अगर आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रोड पे 1 इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, आके डिपॉजिट हो जाएगा आपका एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन लीजिएगा तो आपको वेट कितना लेना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट लेना पड़ेगा, आपको ई लेना पड़ेगा। तो अगर आप Q1 ले रहे हो 1 फैराडे तो W लेना पड़ेगा आपको E। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला दिखाया था W इज इक्वल टू Z इंटू Q था, तो Q की जगह अगर आप 1 फैराडे लेते हो तो W की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट लेना पड़ेगा। तो Z क्या हो जाएगा, E अपॉन F हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे हो जाएगा। ठीक है, Z जो कांस्टेंट था हमारा E/F के बराबर है अगर हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं तो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इसी वैल्यू को हम लोग Z के वैल्यू को रिप्लेस करते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूला पे। Z इज इक्वल टू E अपॉन F आया है, तो W इज इक्वल टू Z इंटू Q था, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन F इंटू Q। ठीक है, और F का वैल्यू कितना आया था 96,500, तो ये भी बोल सकते हैं हम लोग W इज इक्वल टू E बाई 96,500 इंटू Q, दैट इज चार्ज। ओके, और यहाँ पे हम लोग को पता है Q किसके बराबर है, I इंटू टी के बराबर है।
तो ये भी फॉर्मूला आप लोग बेसिक समझ गए होंगे। W इज इक्वल टू ZIT होता है, तो Z की जगह हम लोग E/F लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू E/F I इंटू टी। आई यहाँ पे करंट है, टी यहाँ पे टाइम है, E यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है, F फैराडे है, ठीक है। फिर यहाँ पे वही फॉर्मूला एक्सटेंड कर सकते हैं, W इज इक्वल टू E/96,500 इंटू आई इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देखते हैं। फैराडे का सेकंड लॉ ये बोलता है when the same quantity of electricity is passed through different electrolyte। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसका मतलब ये कैसा है, ये है सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। क्योंकि सीरीज कनेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, सेम होता है। the masses of substance deposited are proportional to their chemical equivalent weight। जो भी वेट सीरीज में जो सेल जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जो सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे जो सेल सीरीज में जुड़ा हुआ है, इस पे जो मास डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सब्सटेंस का मास डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी सब्सटेंस का मास क्या हो रहा है, डिपॉजिट। यहाँ पे तो ऑफ कोर्स ये कैथोड है, तो यहाँ पे मेटल डिपॉजिट होगा, यहाँ पे Ag होगा क्योंकि यहाँ पे AgNO3 है, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगा, यहाँ पे आयरन है तो यहाँ पे ये Fe डिपॉजिट होगा, यहाँ पे आयरन डिपॉजिट होगा। और जो भी मास यहाँ पे डिपॉजिट होगा, जो गिवन वेट, देयर गिवन वेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, ये सेकंड लॉ बोलता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सब में सेम पास हो रही है, द गिवन वेट W विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, तो ये बोल सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए गिवन वेट ऑफ Ag डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं गिवन वेट ऑफ कॉपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं गिवन वेट ऑफ आयरन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन, ठीक है। यहाँ पे W को आप लोग M भी मान सकते हो, जैसा कि यहाँ पे माना गया है। और इसमें हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि M1 रेशियो M2 रेशियो M3 विल बी इक्वल टू E1 रेशियो E2 रेशियो E3, ठीक है। M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E1 के, M2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा E2 के, और M3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा E3 के, M3 डायरेक्टली रहेगा E3 के, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि लेट सपोज दो सेल है खाली, ठीक है, तो W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E1 के, और W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे E2 के। तो अगर आप यहाँ पे देखो, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2, इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और ये ज़्यादा बेहतर तरीका लिखने का, ये जो तरीका है, इससे आप लोग के लिए न्यूमेरिकल्स आसान हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, बताता हूँ मैं अभी। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे कि जब हम लोग W1/E1 लेते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या मैंने लिया है M1, ठीक है, इसको आप लोग W1 भी कंसिडर कर सकते हो, चाहे W लिखो गिवन वेट, चाहे M लिखो, इट्स ऑल द सेम। सो M1 अपॉन E1 इज इक्वल टू M2 अपॉन E2 इज इक्वल टू M3 अपॉन E3, ये मैंने इससे कंसिडर किया है, इस वाले चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, आपको पता है क्या बोलते हैं, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इज ग्राम इक्विवेलेंट। सो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 1 विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 2 विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 3। सो अब हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसमें रुकावट है ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकना, जैसे फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो रेजिस्टेंस है कि मटेरियल कितना अपोज कर रहा है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो नहीं होता है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, कटायन और अनायन का फ्लो होता है, और सॉल्यूशन जितना उसको रेजिस्ट करता है वो उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। सो द फॉर्मूला इज बेसिकली द सेम, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A, जहाँ पे आपको पता है कि रो यहाँ पे रेजिस्टिविटी है, R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, L यहाँ पे लेंथ है, A यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है यहाँ पे कंडक्टेंस, जिसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिस्ट्री में लैम्डा आप लोग ऐसे लिखे हैं, या लैम्डा आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये फिजिक्स का लैम्डा है, वेवलेंथ आप लोग इसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। आप लोग कंडक्टेंस इस लैम्डा से रिप्रेजेंट करोगे। लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ये क्या होता है, उल्टा होता है। और बेसिकली अब के बुक में लैम्डा नहीं जी भी आ गया है, जी भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। जी को भी हम लोग कंडक्टेंस ही बोलते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे जो यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसका उल्टा होता है? ये रो यानी रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी आपका रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट है, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं जो हल्का सा टेढ़ा के है, इसको हम लोग कप्पा बोलते हैं। दिस के इज कॉल्ड कप्पा। ओके, so this case called kappa, and kappa is conductivity which is inversely proportional to resistivity. ठीक है, I hope you got that. Now हम लोग जानते हैं कि resistivity यहाँ पे जो है is 1 upon resist। ये जो आया कहाँ से मैं बता देता हूँ आपको, कि आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि रेजिस्टेंस, ठीक है, आपने अभी जस्ट पढ़ा कि रेजिस्टेंस इज रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे जो रो का वैल्यू होगा, रो विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। तो क्योंकि कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, यहाँ पे जो है आपका रो, सो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं आर ए अपॉन एल, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एल को भेज देते हैं ऊपर, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। सही है, और 1 अपॉन आर आपको पता है कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, तो यहाँ पे ये कंडक्टेंस है, और एल अपॉन ए को हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ठीक है, सेल कांस्टेंट को हम लोग जी स्टार से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या हो गया कि कंडक्टिविटी जो यहाँ पे कप्पा है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, इससे सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बहुत इजी हो जाएंगे सारे फार्मूला जानने के बाद। फिर आइए उसके बाद बात करते हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। मोलर कंडक्टिविटी is the conductivity power of all ion produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in a solution। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है कि ये पावर है जो कंडक्टिविटी हो रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है सॉल्यूशन में। ठीक है, 1 मोल आयन की वजह से, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से। ठीक है, 1 मोल का जो आपने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी हो रही है वो है आपका मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूनिट ले रहे हो। द फॉर्मूला चेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू यूज स्टैंडर्ड एसआई यूनिट और कॉमन लैबोरेटरी यूनिट, कि आप स्टैंडर्ड एसआई यूनिट ले रहे हो या आप लैबोरेटरी का यूनिट ले रहे हो। ठीक है, तो उस पर आपका कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हल्का चेंज कर जाएगा, कभी 1000 ऊपर आ जाएगा और 1000 कभी नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा यूनिट यूज़ करते हो, ऐसा यूनिट क्या, अगर कप्पा को हम लोग लेते हैं साइमन मीटर इनवर्स और मोलैरिटी को हम लोग लेते हैं मोल पर लीटर, तो हम लोग का मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा कप्पा अपॉन 1000 इंटू मोलैरिटी। ठीक है, कप्पा बाई 1000 इंटू मोलैरिटी। सही है, और यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर हम लोग लैबोरेटरी मेथड यूज़ करते हैं, जो कि जनरली न्यूमेरिकल्स में आपको यही आएगा, न्यूमेरिकल्स में आपका यही रहेगा जनरली। ठीक है, कभी कभी आपको यूनिट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो यूनिट पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। अगर आप देखो मीटर स्क्वायर में तो यानी आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और अगर आप देखो सेंटीमीटर में, ठीक है, तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ये लैबोरेटरी यूनिट है और जनरली न्यूमेरिकल्स इसी से आते हैं। सो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, यानी रेजिस्टिविटी इंटू 1000 अपॉन रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ओके, सो यहाँ पे इसका जो यूनिट आ जाएगा, लैबोरेटरी यूनिट क्या आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर और वहाँ पे था मीटर स्क्वायर। उसके बाद व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जिस तरीके से मोलर कंडक्टिविटी थी उसी तरीके से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी होती है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयन by dissolving 1 gram equivalent of electrolyte in a solution। ठीक है, 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में मिलाया और उसके वजह से जो कंडक्टिविटी होगी वो होगी आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग किसको इंट्रोड्यूस करते हैं, आपको पता है नॉर्मैलिटी को
इंट्रोड्यूस करते हैं। सो यहाँ पे जो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, कप्पा अपॉन 1000 इंटू नॉर्मेलिटी। कब होगा, जब हम लोग ऐसा यूनिट लेके चलेंगे, यानी हम लोग कप्पा को लेके चलेंगे साइमन मीटर इनवर्स में और नॉर्मेलिटी हमारी होगी इक्विवेलेंट पर लीटर। तो हमारा इसका जो ऐसा यूनिट बनेगा, ये इसका ये कंडक्टिविटी का जो यूनिट बनेगा हमारे पास साइमन मीटर स्क्वायर है ना, इक्विवेलेंट इनवर्स। उसके बाद अगर हम लोग लैबोरेटरी मेथड यूज़ करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी, है ना। और यहाँ पे हमने कप्पा को क्या लिया है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, नॉर्मेलिटी को हमने लिया है इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। तो यूनिट हमारा आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है कि आप लोग नेमिंग में कंफ्यूज ना करो, क्योंकि अगर आपके पास पहले की किताबें होंगी और हो सकता है कि फिर आपके पास नई किताबें भी होंगी तो दोनों में अलग अलग चीज़ लिखा हुआ होगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत करना। जैसे कि मॉडर्न टर्म जो है, जो हम लोग करेक्टली अब यूज़ करते हैं वो है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। और पहले हम लोग मोलर कंडक्टेंस वर्ड यूज़ किया करते थे। पहले हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते थे, अब हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड है, ठीक है, दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड है, कंफ्यूज नहीं खाना दोनों में। आइए अब हम लोग देखते हैं खोरोश लॉ। खोरोश लॉ, व्हाट इज खोरोश लॉ? खोरोश लॉ इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इज सम ऑफ कटायनिक एंड अनायनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब जब पानी आप बहुत ज़्यादा मिला दोगे, दैट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया तो कंसंट्रेशन आयन का एकदम क्या कर गया, घट गया। तो उस वक्त जो कंडक्टिविटी होती है, लेट सपोज मैंने एक सॉल्यूशन लिया, एक टंकी पानी लिया आपने, ठीक है, एक टंकी पानी मतलब 1000 लीटर मान लो आपने क्या लिया, पानी ले लिया, ठीक है। 1000 लीटर वाटर लिया आपने और उसमें बस थोड़ा सा NaCl मिला दिया, क्या मिला, थोड़ा सा Na और क्या मिला दिया, Cl मिला दिया आपने, बहुत थोड़ा सा, लेट सपोज क्वार्टर ऑफ स्पून, बहुत थोड़ा सा आपने मिला दिया NaCl। सो ये तो आपका इन्फाइनाइट डाइल्यूशन के नियरली इन्फाइनाइट डाइल्यूशन के पास है ये। तो NaCl आपने मिलाया इतना थोड़ा सा और पानी बहुत ज़्यादा है, सो ये कंडीशन हो गया मान लो इन्फाइनाइट डाइल्यूशन का। तो इस वक्त जो कंडक्टिविटी होगी वो होगा Na प्लस का आयन का कंडक्टिविटी प्लस क्लोरीन नेगेटिव अनायन का, है ना, कंडक्टिविटी, दोनों को मिलाया जाएगा, तब हम लोग का निकलेगा आपका मोलर कंडक्टिविटी। यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन, दोनों को मिला के। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, कटायन और अनायन इनफाइनाइट डाइल्यूशन दोनों को मिला के हम लोग उसका कंडक्टिविटी निकालते हैं। यही कहता है खोरोश लॉ। और खोरोश लॉ का एप्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग। रिलेशन निकालना होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट सम कंसंट्रेशन, ठीक है। और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऐसे लिखते हैं हम लोग, और ये तो हो गया फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं एट जीरो कंसंट्रेशन, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही तरीका लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, पहला टॉपिक है हमारा इसमें एप्लीकेशन में, कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। तो जब इन्फाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो लेट सपोज ये एक इलेक्ट्रोलाइट है AB, ये टूटेगा A प्लस में और B माइनस में, ठीक है। सो ये कटायन और ये अनायन, जब टाइम ज़ीरो था, यानी जब हमने इसको डाइल्यूट नहीं किया था, जब सॉल्ट डिसोसिएट नहीं किया था, या जब इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं किया था, तो ये इसको हम लोग ने 1 लेके चला और उस वक्त डिसोसिएट नहीं किया था, तो ये 0 और 0 हो गया। एट जीरो कंसंट्रेशन जब हमने पूरा पानी मिला दिया, पूरा इन्फाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया इसको, तो उसके बाद ये सॉल्ट या ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होना शुरू हुआ। जब डिसोसिएट हुआ तो ये कंप्लीट डिसोसिएट हो गया, यानी ये 1 में से पूरा 1 हटा दिया जाएगा, यानी 100 होगा तो 100 के 100 टूट जाएगा। तो यहाँ पे 1 में से हमने 1 माइनस किया क्योंकि ये कंप्लीट डिसोसिएट हो गया, और डिसोसिएट A भी डिसोसिएट हो गया, कंप्लीट A प्लस और कंप्लीट B नेगेटिव बन गया, यानी ये 1 और ये 1। तो एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन या एट जीरो कंसंट्रेशन इसका जो मोलर कंडक्टिविटी होगा, ये कंडक्टिविटी ऑफ कटायन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ क्या होगा, अनायन, है ना, एट जीरो कंसंट्रेशन। और फिर हम लोग देखते हैं कि एट सम कंसंट्रेशन क्या होगा।
जब सम कंसंट्रेशन होगा, यानी जब पानी हमने पूरा नहीं मिलाया था, जब हमने पानी पूरा नहीं मिलाया था, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन मैंने नहीं किया था, जीरो कंसंट्रेशन हमने नहीं किया, तब क्या होगा, वो कंप्लीट डिसोसिएट तो नहीं करेगा, वो थोड़ा सा डिसोसिएट करेगा। लेट सपोज 100 है तो 100 में से मतलब 5 डिसोसिएट करेगा, 10 ही डिसोसिएट करेगा। तो जो डिसोसिएट करेगा उसको हम लोग एक्स या अल्फा मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग अल्फा मान लिए, तो 1 में से अल्फा निकल गया, ठीक है। 1 में से कितना निकल गया, अल्फा निकल गया, ठीक है। सो 1 में से यहाँ अल्फा निकला, तो ये हम लोग लेंगे अल्फा डिसोसिएट किया, अल्फा एंड अल्फा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास जो डिसोसिएट किया है, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेके चलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू, तो मोलर कंडक्टिविटी एट सम कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू अल्फा इनटू कंडक्टिविटी ऑफ कटायन प्लस अल्फा इनटू कंडक्टिविटी ऑफ, है ना, अनायन, ठीक है। उसके बाद हम लोग दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन 2 है और ऊपर जो था हमारे पास वो इक्वेशन 1 था, दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। एट सम कंसंट्रेशन, ये वाला पार्ट, एट जीरो कंसंट्रेशन, यहाँ पे अल्फा नहीं था तो इससे और ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट सम कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट बाई डिवाइड बाई या अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। हेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ पे अल्फा को हम लोग डिग्री ऑफ क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन बोलते हैं। सो गैल्वेनिक सेल और वोल्टेनिक सेल, ये एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से, या एक केमिकल रिएक्शन से। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे एनोड पे, जो एनोड है यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये हिस्सा कैथोड है आपका, ये वाला, ये कैथोड है। ऑफ कोर्स कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही होता है, ठीक है, रिडक्शन होगा, और एनोड पे यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और क्योंकि ये एक गैल्वेनिक सेल है, यहाँ पे एनोड नेगेटिव है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड के पास बैटरी में पॉजिटिव था, और यहाँ पे कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। जबकि वहाँ पे कैथोड पे बैटरी का जो साइड था वो नेगेटिव था, इसमें कोई बैटरी जुड़ा हुआ नहीं है क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, और वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा हुआ है इसका वोल्टेज नापने के लिए कि ये बैटरी इलेक्ट्रोकेमिकल, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है गैल्वेनिक सेल, ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे कॉपर का रॉड लगा हुआ है, कॉपर, यहाँ पे कॉपर गिरता है सॉल्यूशन में, कॉपर प्लस 2 आयन बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए गुजरता है। इसके पास ऑक्सीडेशन करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो इसको हम लोग ने एनोड की तरह चुना। और कैथोड में हमने क्या चुना है, जिंक, क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड कॉपर से ज़्यादा है। जिंक का इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर, रिडक्शन करने का पावर कॉपर से ज़्यादा है, तो जिंक कॉपर से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन ये फ्लो किया ऐसे यहाँ पे आके, तो जिंक आयन जो सॉल्यूशन में है वो यहाँ पे आके चिपक जाता है कैथोड पे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे कॉपर आयन सॉल्यूशन में गिरता है, यहाँ पे जिंक कैथोड के ऊपर जाके चिपक जाता है। यहाँ पे देखिए आप सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, ठीक है। यहाँ पे SO4 नेगेटिव का आयन जो है, सल्फेट का जो आयन है यहाँ पे SO4 नेगेटिव वो ज़्यादा बच जाएगा, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा क्योंकि कॉपर आयन गिर रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज का काम है न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, न्यूट्रलिटी। अगर मान लो सॉल्ट ब्रिज में आपने KCl सॉल्ट डाला है तो K+ कहाँ जाएगा, K+ यहाँ चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे K+ आएगा, इसको न्यूट्रल कर देगा, और यहाँ पे Cl नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, Cl नेगेटिव आएगा, और इस पूरे को क्या कर देगा, इस जो पॉजिटिव बढ़ रहा है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा गैल्वेनिक सेल है या वोल्टेनिक सेल, अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 टाइप के थे, आपको जो फैराडे लॉ में पहले पढ़ाया हमने, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और अभी जो आपके सामने है ये क्या है आपके पास, ये गैल्वेनिक या वोल्टेनिक सेल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इससे काफ़ी न्यूमेरिकल बनेगा। सेल का रिप्रेजेंटेशन आप लोग सीख लो, ठीक है, कैसे सेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अभी आपने देखा कि यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड में आपका एनोड था,
ठीक है, यहाँ पे मैं बेसिकली एक डायग्राम बना के समझाता हूँ दोबारा आपको। ये जो हिस्सा था आपके पास, ये लेफ्ट साइड मानो, ये लेफ्ट हाफ सेल और ये है राइट हाफ सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो रॉड था, कॉपर का रॉड था, क्योंकि इसके पास ऑक्सीडेशन करने का प्रॉपर्टी ज़्यादा था। और ये जो था, ये था जिंक का रॉड, इसके पास रिडक्शन का प्रॉपर्टी ज़्यादा था। दोनों के बीच का कनेक्शन था यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज, न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। दोनों यहाँ पे वोल्ट मीटर था, ठीक है। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, द सॉल्यूशन इज देयर, यू नो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस इज जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि LS लेफ्ट हैंड, यहाँ पे जो एनोड है, एनोड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से कि कॉपर जो है सॉलिड फॉर्म में अभी है एनोड पे, ये डिसोसिएट होके चला जाएगा एक्वस में, कॉपर आयन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कॉपर आयन लिखेंगे, यहाँ पे एक्वस में डिसोसिएट करके यहाँ पे स्लैश देते हैं बीच में, ठीक है। उसके बाद बीच में क्या है हमारे पास, ये डबल डैश, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्ट ब्रिज को। फिर यहाँ पे जो जिंक है, ठीक है, यहाँ पे जो जिंक है ये कहाँ है आपके पास? कैथोड है, ठीक है। ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। ये राइट हाफ सेल है, इसको RHC बोलते हैं, इसको LHC बोलते हैं, लेफ्ट हाफ सेल। तो ये जो राइट हाफ सेल है यहाँ पे जो जिंक आयन है सॉल्यूशन में, ये चढ़ रहा है किसके ऊपर? इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्वस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे क्या लिखते हैं? जिंक एक्वस कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड, सही है। यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन, और जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसको लिखेंगे हम लोग रिडक्शन। यहाँ पे रिडक्शन और यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सो इसको रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी सेल हो, सिर्फ कॉपर और जिंक कहीं थोड़ी होगा, बहुत हाइपोथेटिकल सेल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे कोई भी सेल हो किसी भी एलिमेंट का, तो हम लोग उसको किसी भी एलिमेंट, 2 एलिमेंट से बना हुआ हो सेल आपका, ठीक है, गैल्वेनिक सेल, उसको हम लोग इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जो आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे, ठीक है। कि यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हाफ सेल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म लिखेंगे, फिर एक स्लैश देंगे हम लोग बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसका एक्वस फॉर्म लिखेंगे, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ, A+ में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ये एनोड है, बीच में 2 डैश है, ये सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। फिर उसके बाद राइट हाफ सेल में आपके पास क्या है कि रिडक्शन हो रहा है, यानी ये जो है आपका एक्वस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है कैथोड के ऊपर, इलेक्ट्रॉन गेन क्या, रिडक्शन होती है कैथोड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे स्टैंडर्ड EMF ऑफ हाइपोथेटिकल सेल। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड EMF वैल्यू, जो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो हम लोग EMF को नापते हैं, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड EMF बोलते हैं। जो NCERT में आपके पास डाटा होगा यहाँ पे, अगर आप देखो तो, ठीक है, NCERT का डाटा अगर आप लोग देखते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है, तो मैं बेसिकली आपको वो डाटा दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखते हो ये डाटा, जैसे लिथियम का आपको स्टैंडर्ड है ना, बेसिकली बुक में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिया गया है, ठीक है। हम लोग सबका ही रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम को -3.5 वोल्ट है, ठीक है। माइनस का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन अच्छा करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल अगर माइनस में है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। तो देखते जाइए यहाँ पे सारा ये वैल्यू दिया हुआ, ये बेसिकली आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, आपको इसका टेंशन नहीं लेना है कि मुझे सबका वैल्यू याद होना चाहिए। हाँ, आपको हार्डन का वैल्यू याद होना चाहिए, हार्डन को हम लोग बेस मान के चलते हैं, इसका 0 वैल्यू है, ठीक है। जो 0 ऊपर निगेटिव है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन अच्छा कर सकता है, जो पॉजिटिव है वो रिडक्शन अच्छा कर सकता है। तो अगर हम लोगों को एक अच्छा सेल बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एनोड पे कुछ ऐसा ले लो जो बहुत अच्छा ऑक्सीडेशन होगा करे, और कैथोड पे उसको ले लो जो बहुत अच्छा क्या करे, रिडक्शन करे, ठीक है। और दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो फिर जाके हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग को वोल्टेज उसका मिल जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड वोल्टेज मिल जाता है हम लोग को, स्टैंडर्ड EMF मिल जाता है बेसिकली, ज़्यादा बेहतर। तो E0 सेल इज राइट माइनस लेफ्ट, राइट का मतलब कैथोड होता है आपको पता है, लेफ्ट का मतलब एनोड होता है। और कैथोड को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट है ना, राइट हाफ सेल, ठीक है, या राइट हाफ सेल इलेक्ट्रोड लेके चलेंगे हम लोग, RHC।
राइट हाफ सेल इलेक्ट्रोड राइट हाफ सेल इलेक्ट्रोड लेके चलेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट हाफ सेल इलेक्ट्रोड, ठीक है, सॉरी लेफ्ट हाफ सेल इलेक्ट्रोड, राइट हाफ सेल इलेक्ट्रोड माइनस लेफ्ट हाफ सेल इलेक्ट्रोड, और दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलेंगे, ठीक है, एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन हम लोग लेके नहीं चलते हैं, तब ये फॉर्मूला काम आता है हम लोग को, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड सेल इलेक्ट्रोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हाफ सेल इलेक्ट्रोड। उसके बाद यहाँ पे है आपका ई नॉट सेल इज इक्वल टू वही है आपका, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लेके चलिए, ये है वैल्यू किसका, कैथोड का वैल्यू जो मैंने ऊपर लिया है, और ये एनोड का, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिया है, ठीक है, दोनों का हमने क्या लिया रिडक्शन पोटेंशियल लिया। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक का हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं और एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं, तो वैसे भी कर सकते थे अगर वैसा वैल्यू दिया रहता, तो अगर वैल्यू दिया हुआ होता तो यहाँ पे ये माइनस चेंज रहता, अगर एक का आप लोग रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, लेट सपोज आपने इसका लिया कैथोड का लिया रिडक्शन पोटेंशियल जो कि सही है स्टैंडर्ड, उसके बाद आपको प्लस करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साथ, तो ये हो जाएगा ए और उसके बाद ए प्लस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, बस समझे, यहाँ पे हमने क्या लिया दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिया, तब यहाँ पे क्या लगा हुआ है माइनस लिया हुआ, एक का रिडक्शन लोगे एक का ऑक्सीडेशन लोगे तो क्या करना पड़ेगा प्लस, लेकिन बुक में तो आपको SRP दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको SRP, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे SRP लिखा हुआ है, अगर ध्यान दो तो, ठीक है, यहाँ पे आपको देखो ये, चलो उसके बाद E नॉट रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस E ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिडक्शन का जो वैल्यू है वो ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है, ये तो आप सबको पता है कि रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना है और ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, तो दोनों दूसरे का उल्टा है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल एक क्वेश्चन तो श्योर है, चाहे वो नीट हो, CBSE हो, बिहार बोर्ड हो, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन श्योर है, जो है आपका नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन बेसिकली सेल का EMF नापते हैं हम लोग, सेल का जो है सेल का EMF नापना जब वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, व्हेन इट इज नॉट इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड EMF, स्टैंडर्ड EMF निकालने का देखो तो मैंने दे दिया आप लोगों ऊपर, लेकिन सेल जब अपने स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं होगा तो नर्स्ड इक्वेशन से हमारा निकलेगा इसका EMF विच इज E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, ठीक है, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी ये ऊपर जो है वो C ये प्रोडक्ट है, नीचे क्या है रिएक्टेंट है। अब मैं क्वेश्चन के साथ इसको समझाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे E नॉट का वैल्यू भी आपको निकालना पड़ेगा राइट माइनस लेफ्ट करके अलग से, ठीक है, सो यहाँ पे और n यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी मैं बताता हूँ ये कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, राइट द नर्स्ड इक्वेशन एंड EMF ऑफ द फॉलोइंग विथ 298 केल्विन, ठीक है, जहाँ पे आपको मैग्नीशियम कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीशियम प्लस 2, ये ऑफ कोर्स लेफ्ट है तो ये एनोड होगा और ये क्या है आपका कैथोड होगा, ठीक है, और बेसिकली मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, एनोड हमेशा ही आपका प्रोडक्ट बनेगा इक्वेशन आने के बाद, और कैथोड हमेशा ही आपका रिएक्टेंट बनेगा, ठीक है, यानी एनोड हमेशा ऊपर लिखाएगा, देखिएगा कैसे होगा ये। तो पहले हम लोग इक्वेशन, पहले हम लोग बेसिक रूल से चलते हैं, उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे ट्रिक कैसे काम आएगा। तो मैग्नीशियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया एनोड पे, कॉपर वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है कैथोड पे, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर 2 इक्वेशन मिलाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करेगा, ये मैग्नीशियम नीचे आएगा, ये कॉपर यहाँ, ये यहाँ पे ये मैग्नीशियम, यहाँ पे ये कॉपर, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट में बस यही एक्वस फॉर्म में बचा है, ये तो सॉलिड फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में आपको अगर आप इक्विलिब्रियम पढ़े होगे तो सॉलिड फॉर्म में हम लोग 1 लेते हैं वैल्यू, और जो वैल्यू लेते हैं हम लोग एक्वस फॉर्म का ही कंसंट्रेशन लेते हैं, ठीक है, इतना तो तुम लोग पढ़े ही होगे, ठीक है। और E नॉट निकालना है, पहले तो E नॉट निकालना पड़ेगा कि फॉर्मूला में E नॉट का वैल्यू पुट करना है E नॉट सेल का। तो E नॉट का वैल्यू अपने अभी देखा, कैथोड माइनस क्या होता है, एनोड होता है, स्टैंडर्ड E नॉट है ना, E पर नॉट लगा तो स्टैंडर्ड वैल्यू ही। सो
इसका वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो कैथोड था, यहाँ पे हमारे पास कैथोड था हमारे पास ये कॉपर है ना, कॉपर का वैल्यू कैथोड था हमारे पास, तो इसका वैल्यू 0.34 होता है। देखिए कॉपर का वैल्यू अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पे कॉपर कॉपर नीचे 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 नीचे, यहाँ पे देखिए कॉपर का वैल्यू 0.34 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉपर का वैल्यू यहाँ पे आपको 34 दिया हुआ है, 0.34 ये वाला, और साथ में मैग्नीशियम का वैल्यू दिया हुआ होगा आपको ऊपर, मैग्नीशियम का वैल्यू यहाँ पे -2.36 दिया हुआ है, ठीक है। सो कॉपर और मैग्नीशियम यहाँ पे दोनों का वैल्यू दिया हुआ था, फॉर्मूला में बस हमने पुट किया, ये आ गया 2.7 स्टैंडर्ड ईएमएफ तो आ गया आपका, E0 का वैल्यू तो आपने निकाल लिया। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करोगे, फॉर्मूला में यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है मैग्नीशियम ने, तो यहाँ पे n पे क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, ठीक है। और प्रोडक्ट अपॉन क्या बताया मैंने, रिएक्टेंट। जो इक्वेशन हमने बनाया, इस इक्वेशन में प्रोडक्ट कहाँ आया आपका, ये जो एरिया है ये प्रोडक्ट है, इस इक्वेशन में ये जो है ये आपका प्रोडक्ट है ऑफकोर्स, और ये क्या है आपका, ये रिएक्टेंट है, ठीक है। काफ़ी होच-पोच हो गया यहाँ पे, इसको रेस किया जाए। सो ये जो है आपका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में जो सॉलिड है उसको हम लोग लेके नहीं चलते हैं, और हम लोग किसको लेके चलते हैं, एक्वस को लेके चलते हैं। तो ऊपर हम लोग मैग्नीशियम का वैल्यू रखेंगे और नीचे हम लोग कॉपर का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो ऊपर हमने किसका वैल्यू रखा प्रोडक्ट में, मैग्नीशियम का, और नीचे हमने किसका वैल्यू रखा, कॉपर का वैल्यू रखा हमने, ठीक है। तो उसके बाद जो वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में, वो हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन में यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है, कंसंट्रेशन में। जैसे प्रोडक्ट, और यहाँ पे ट्रिक क्या है हमारे पास, ट्रिक हमारे पास ये है कि प्रोडक्ट में हमेशा हम लोग रखेंगे एनोड को, और रिएक्टेंट में रखेंगे हमेशा हम लोग कैथोड को, ठीक है। इतना आपको इक्वेशन में जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो वैल्यू आपका दिया हुआ था, ठीक है, जो क्वेश्चन में वैल्यू है 0.001 दिया मैग्नीशियम का, तो इसको हम लोग क्या 10⁻³ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0.0001 क्या इसको 10⁻⁴ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैग्नीशियम को 10⁻³ लेके चलो, और कॉपर को 10⁻⁴ लेके चलो, ठीक है। और ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। उसके बाद देखिए मैग्नीशियम वाली 10⁻³ लेके चला, कॉपर का ये लेके चले हम लोग, और बस उसके बाद आपको इक्वेट करना है, वैल्यू आ जाएगा आपका E cell = 2.67, ठीक है। इजी, बहुत ही ईजी था। तो आपने नौ से क्वेश्चन सीख लिया। फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन EMF, पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क डन। तो यहाँ पे EMF जो है, यहाँ पे स्टैंडर्ड EMF और वर्क डन में क्या रिलेशन है, वर्क डन इज इक्वल टू EMF इंटू चार्ज। ये फॉर्मूला तो आपने फिजिक्स में भी जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा E क्या है, वही है डेल्टा E0 क्या है, राइट माइनस लेफ्ट, यानी कैथोड माइनस एनोड का स्टैंडर्ड फॉर्म। और Q का वैल्यू आप लोग जानते हो, I/T होता है, तो ये फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, अगर हम लोग चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Q क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं 1 मोल और चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 फैराडे के बराबर हो जाएगा, पता है आप लोगों को। अगर Q हम लोग 1 फैराडे लेके चलते हैं, अगर Q को हम लोग मोल के टर्म में लेके चलते हैं, ठीक है, तो फैराडे के फॉर्म में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अगर हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो अगर हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो 1 फैराडे आएगा, 2 मोल लेते हैं तो 2 फैराडे आएगा, 3 मोल लेंगे तो 3 फैराडे आएगा। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे n ही ले लें, जितना भी आएगा, तो Q = n इंटू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, ठीक है। और फिर यही वैल्यू वापस हम लोग पुट कर सकते हैं। अगर मोल के फॉर्म में बात किया जाएगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में बात किया जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, W = E डेल्टा E0 इंटू NF, n यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, F यहाँ पे फैराडे है, W = NF_E, ठीक है, सही है। A galvanic cell works spontaneously when the free energy change of the cell is negative, that is delta G। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होगा कि केमिकल रिएक्शंस खुद ब खुद हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत हम लोग को नहीं। तो अगर डेल्टा G नेगेटिव होगा तो इसका मतलब सेल स्पॉन्टेनियस है, सेल अच्छे से काम कर रहा है। और उसका फॉर्मूला हम लोग को दे दिया गया है, डेल्टा G = -NFE, ठीक है, NFE सेल।